हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदित्व क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री के का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये, इसको देखा जाएगा। तो जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दे रखा है, काफ़ी कुछ दे रखा है आपको, है ना। कैसे मतलब ज्योमेट्री का उद्भव हुआ, कैसे ज्योमेट्री धीरे धीरे एक सब्जेक्ट के रूप में मैथ में एसिमुलेट हुई, फिर कैसे हमने इसको स्टडी करना शुरू किया, कौन कौन इसके फोर फादर रहे, है ना, किसने क्या क्या मैथ्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे इन लोगों के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। केवल एक्सरसाइज को ही नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन से करवा रहा हूँ आपका। तो ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड था, कौन सा, है ना, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। और ये ग्रीक वर्ड से आया था, तो इसका दो पार्ट हो गया ज्योमेट्री का। एक जियो, है ना, तो जियो की मीनिंग थी, तो जियो की मीनिंग थी अर्थ, और दूसरा एक वर्ड था मेट्रेन, है ना, दूसरा एक वर्ड था मेट्रेन। दो वर्ड से मिलके बना ये। तो दूसरा था टू मेजर, ठीक ना। तो हम पहले कैसे किसी चीज़ को मेज़र करते थे, ठीक ना, चाहे वो हमारी सिविलाइजेशन रही हो, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक ना, चाहे ग्रीक की सिविलाइजेशन रही हो, ठीक ना। फिर हम लोग वो देखते हैं क्या, इजिप्ट के पिरामिड्स, है ना, वो भी एकदम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रहते हैं। बेस कोई पॉलीगॉन है या ट्रायंगल है, फिर ऊपर तक उड़ता है, कैसे ट्रायंगल के शेप में कैसे उड़ता है वो भी सारे एक तरह से 2D या 3D फिगर्स रहे, है ना। सपोज वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ बेस खराब हो गया, काट दे। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि जब इजिप्ट के एरिया में देखते थे, जैसे पिरामिड बनता था, यहाँ पे ट्रंकेटेड पिरामिड है, ये ऊपर का कॉनिकल शेप कटा हुआ है, ठीक ना, ये बेस है, ये हाइट है, ठीक ना। तो ये 3D फिगर टाइप हो गया। तो यानी कि ज्योमेट्री उस टाइम भी काफ़ी डेवलप रही होगी। जैसे इजिप्ट में क्या होता था, नाइल रिवर की वजह से बाढ़ आ जाती थी। तो जब बाढ़ आती थी तो क्या होता था, जो फील्ड्स रहती थी, खेत रहते थे, उनकी बाउंड्रीज मिट जाती थी। बाउंड्री मिट गई, मान लो दो पड़ोसी हम हैं, अब फिर कैसे पता चलेगा कि कौन किसका था। तो फिर तो मेज़रमेंट करना होगा, यानी उनके पास मेज़र करने के लिए कुछ रहा होगा, तभी तो वो चीज़ें कर पा रहे होंगे। जैसे हमारे यहाँ वेदों में या फिर किसी भी टेक्स्ट में अल्टर्स के बारे में, है ना, जिसमें यज्ञ होता है, हवंस होता है ना, या फिर कोई यंत्र बना होता है, तो किस तरह बना होता है, देखो सब ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, है ना। कोई सर्कुलर है, कोई क्यूबाइडल है, कोई किसी शेप में है। तो यानी कि उस टाइम भी जो मेज़र करके बनाते थे, वो एग्जैक्ट कैसे बना लेते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक्स के बारे में जिक्र दिया होगा, हिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रिक्स का रेशियो किस किस में था, क्या उसकी हाइट थी, क्या लेंथ थी, क्या ब्रेड्थ थी, है ना। और राइट एंगल 90 डिग्री पे सारे रास्ते कटे हुए रहते हैं, सब दिया था ना, सब पढ़ा था। तो वो सब यानी कि ज्योमेट्री हमने मतलब हम जानते थे, पर उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज नहीं किया था। तो सबसे पहले पाइथागोरस आएगा, ठीक ना, थेल्स आएगा, फिर पाइथागोरस आएगा, ठीक ना, पाइथागोरस का थ्योरम तुम लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस के बाद यूक्लिड्स आएगा। यूक्लिड्स क्या करेगा कि सारी चीज़ों को अरेंज करेगा, अरेंज करके एक बुक कंपाइल करेगा, ठीक ना, उसका नाम रहेगा एलिमेंट्स, है ना। जो यूक्लिड बुक को कंपाइल करेगा, यूक्लिड्स, उसका नाम रहेगा एलिमेंट्स। और यही यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स हैं, जितने पोस्टुलेट्स उसने दिए, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, तो उसी के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, वही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे ज्योमेट्री के फॉर्म को।
फिर आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो ये एक और चीज़ था कि हमारे यहाँ था सुलभ सूत्र। क्या था? इसी बुक में सारे सब कुछ इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। जैसे मैं सुलभ सूत्रास के बारे में बता रहा हूँ। सुलभ सूत्रास बुक में दिया हुआ है आपके इंट्रोडक्शन में। ये 800 BC टू 500 BC के आसपास, 800 BC टू 500 BC के आसपास दिया हुआ था। तो ये क्या था? मैनुअल सा, किस चीज़ का? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस का। मैनुअल किस का था? मैनुअल किस चीज़ का था? तो ये मैनुअल था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस का, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस का। फिर कुछ जैसे हमारे यहाँ वेद में, शास्त्र में कई यंत्र के बारे में दिया रहता था, इसी तरह इस बुक में एक यंत्र दिया हुआ है इंट्रोड्यूस करके, श्री यंत्र। क्या चीज़ दिया हुआ है? श्री यंत्र। ये कैसे बना हुआ था? कई ट्रायंगल को मिला के बना हुआ था। ये किस चीज़ में दिया था? अथर्ववेद में। ये सब बुक में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री कहाँ से कहाँ पहुँची, फिर उसको बाद हम कैसे यूक्लिड्स ज्योमेट्री पे पहुँचेंगे। अथर्ववेद में दिया हुआ है, एक यंत्र बना हुआ था। वो कितने? 9 इंटरवूवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मिल के एक दूसरे में वो गुहे हुए थे, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो बनाते थे श्री यंत्र। 9 इंटरवूवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स कि सोसाइटी उस समय भी ज्योमेट्री से अनजान नहीं थी, यही कहना चाहते हैं। और वो क्या, जब इसको इंटरवूवन मतलब कि इसको इंटरव्यू कर देते थे 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल को, तो वो प्रोड्यूस करता था 43 सब्सिडरी ट्रायंगल्स। अभी भी रीजनिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक फिगर में कई फिगर बना देता है, उसमें पूछता है इसमें कितने स्क्वायर हैं, है ना, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, पूछता है ना। तो ये आज भी देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस का पार्ट है। फिर आता है, ग्रीक मैथमेटिशियन था थेल्स। थेल्स को क्रेडिट दिया गया है, किस चीज़ का क्रेडिट दिया गया है? कि इसने पहला प्रूफ दिया। किस चीज़ का? फर्स्ट नोन प्रूफ। द प्रूफ वॉज द स्टेटमेंट दैट द सर्किल इज बाइसेक्टेड बाई इट्स डायमीटर। यानी कि एक सर्किल जो है वो बाइसेक्ट होती है, किस चीज़ से? डायमीटर से। ये डायमीटर है, यानी कि अब जब हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो वो सर्किल को इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड कर देता है? इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? थेल्स को। यानी कि थेल्स पहला प्रूफ दे देता है ज्योमेट्री में। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे, थेल्स मोस्ट फेमस पीपल्स वाज पाइथागोरस। थेल्स के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का थ्योरम हमने पढ़ा ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो थेल्स का जो पीपल रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, वो पाइथागोरस। फिर थेल्स का जो स्टूडेंट आएगा पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या काम करेगा? ये नियर अबाउट 572 BC के पास है ना, पाइथागोरस का जिक्र है। फिर पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप डिस्कवर्ड मेनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट।
मतलब ज्योमेट्री को ये जो ये रहेगा पाइथागोरस, इसके स्टूडेंट्स, इसके साथी सब मिलकर, है ना, ग्रेट हाइट्स तक लेके जाएंगे, मतलब इसका विकास करेंगे। फिर क्या रहेगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यूड टिल 300 BC। ये 572 से पाइथागोरस का काम नहीं, इतना ज़्यादा उम्र थोड़ी नहीं जिएगा वो, तो 300 BC ये और इसके स्टूडेंट्स, इसके साथी सब मिल के ये ज्योमेट्री में प्रोग्रेस ला रहे हैं कि कोई नया चैप्टर, कोई नया वो। अब 300 BC तक हम आ गए थे। फिर क्या होता है, अब एट द टाइम ऑफ यूक्लिड अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया। यूक्लिड क्या है, यूक्लिड टीचर है कहाँ पे, अलेक्जेंड्रिया में। है ना, यूक्लिड क्या है, टीचर है अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया जगह का नाम है, इन इजिप्ट। अलेक्जेंड्रिया कहाँ जगह है, इजिप्ट में। तुम शॉर्टकट में हम जल्दी से जल्दी इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे। कलेक्टेड ऑल द नोन वर्क एंड अरेंज्ड इट इन हिज फेमस ट्रीटाइज कॉल्ड एलिमेंट। अभी इंट्रोडक्शन में बता रहा था ना कि सारी कलेक्शंस को वो कलेक्ट करेगा, फिर उसको असेंबल करेगा, फिर बनाएगा किताब। कौन सी किताब, एलिमेंट, ठीक ना, एलिमेंट्स। और वो कितने में डिवाइड है, 13 चैप्टर्स। अब हम पहुंच रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री के पास, जो हेडिंग है चैप्टर की वहाँ पे 13 चैप्टर। ये 13 चैप्टर्स 13 बुक्स के इक्विवेलेंट हैं। किसके, 13 बुक्स हैं एक तरह से, है ना, 13 बुक्स हैं। और उसमें यूक्लिड्स के सारे काम ज्योमेट्री पे रहेंगे। उसने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, क्या नहीं दिए, इट्स कॉल्ड बुक। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस यूक्लिड्स अप्रोच टू ज्योमेट्री एंड शैल ट्राई टू लिंक इट विद द प्रेजेंट डे ज्योमेट्री। यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और आज की ज्योमेट्री से उसको हम कनेक्ट करेंगे कि यूक्लिड ने तब क्या कहा था और हम आज क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या कनेक्शन है और क्या कंट्रीब्यूशन है ना, मेन थिंग ये है। Euclid began his exposition by listing 23 definitions in book 1 of the elements. यूक्लिड क्या करेगा, जो पहली बुक है उसमें, यूक्लिड अपनी जो फर्स्ट बुक है उसकी फर्स्ट बुक जो है, ठीक ना, उसमें कितने डेफिनेशंस दे रखे हैं, 23। आप बुक खोल के बैठेगा, है ना, को देखते जाइएगा, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा कराऊंगा, जो चीज़ नोट करने के लिए कहूँगा नोट कर लीजिएगा। मैं बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स, पहली बुक एलिमेंट्स की 23 डिफिनेशंस दिया। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, कुछ आपकी बुक में दिया हुआ ना एग्जांपल्स, वो जो एग्जांपल्स कौन से कितने एग्जांपल दिए हैं, 7 एग्जांपल्स दे रखे हैं। ए पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट कौन है, कह रहा है ये यूक्लिड का डिफिनेशन है, हम केवल वहीं तक पढ़ेंगे, हम ये नहीं, अब इसमें अगर ऐड करना रहे पॉइंट, अब आज की डिफिनेशन के हिसाब से, अब पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है, कोई ब्रेड्थ नहीं होता है, कोई हाइट नहीं होता है, ये आज की डिफिनेशन। पर यूक्लिड उस समय जो पोस्टुलेट दिया है उसमें उसने क्या कहा, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, है ना, पॉइंट, ये पॉइंट है, हैज़ नो पार्ट, है ना, कोई पार्ट नहीं है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट एक बिंदु है, बस यही यूक्लिड कहा। उसने नहीं कहा कि ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है, कि उसमें लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है, हाइट नहीं है। फिर दूसरा पोस्टुलेट जो बुक में दे रखा है, लिखा है इसने, ए लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, है ना, कह रहा है कि लाइन जो है यूनिडायमेंशनल है। ब्रेथलेसनेस मतलब कि उसमें ब्रेड्थ नहीं है ना, बस लेंथ ही लेंथ है लाइन में। फिर तीसरा क्या कहता है, तीसरा पोस्टुलेट में कहता है द इंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। जो कह रहा है कि लाइंस की जो एंड हैं वो पॉइंट्स है।
ठीक ना। फिर चौथा कहता है ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। फिर फोर्थ कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन कौन है? स्ट्रेट लाइन वो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। और वैसी भी लाइन रहेगी तो भी सारे पॉइंट्स उसी पे लाई करेंगे। अगर मान लो ऐसी लाइन बना दिए हम, ऐसी कोई खींच दिए, तो भी तो पॉइंट इसी पे लाइन रहेगा। तो इसीलिए ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो थ्योरम नहीं है ना, उसमें कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए वो थ्योरम नहीं बने होंगे। फिर फिफ्थ में कहता है, एग्जाम्पल जो दे रखा है उसने, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस क्या है? अब जैसे ये पेज है सपोज जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी ये ब्रेड्थ है, इसकी ये लेंथ है, ठीक ना। तो सरफेस है, सरफेस टू डायमेंशनल। अगर आज हम कहें कि सरफेस टू डायमेंशनल है, पर उस समय केवल एक ही लाइन उसने स्टेटमेंट यूक्लिड ने दे रखा है, उसने दिया कि अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। क्या है? उसके पास लेंथ है, उसके पास ब्रेड्थ है ना, और उसके साथ लगा दिया इसने ओनली, केवल लेंथ और ब्रेड्थ है एक सरफेस के पास। सही, सरफेस एक है ना टू डायमेंशनल फिगर होता है, 3D तो नहीं होता है। अब इसकी तो हाइट तो है नहीं, इस पेज की हाइट तो है नहीं, इसकी कोई लेंथ और ब्रेड्थ है। फिर उसके बाद क्या है? सिक्स्थ में देखा, सिक्स्थ में इसने दिया द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन। ये जो एज है, सपोज ये फिगर बना देते हैं, मान लो ये सरफेस है, ठीक है ना। ये जो सरफेस का एज है ये क्या है? ये लाइन है, ये भी लाइन है। तो सारे एजेस जो हैं वो क्या हैं? लाइन है। फिर ए प्लांट, फिर सातवां एग्जाम्पल क्या दे रखा है? इसको हमें समझना है, इसको हम इसलिए समझना है, इसको याद रखना है। आगे एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे काम वही आएंगे। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस ना, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस वो सरफेस है इवनली लाई कर रहा है ना, विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। सारी स्ट्रेट लाइन्स है। पर क्या ये प्लेन सरफेस नहीं है? ये भी तो प्लेन सरफेस है, सर्किल प्लेन सरफेस है। बट अगर स्फीयर रहता तो वो 3 डायमेंशनल दूसरी ऑब्जेक्ट हो गई। फिर स्टार्टिंग विथ हिज डिफिनेशन यूक्लिड अज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। स्टार्टिंग में जैसे ये पॉस्टुलेट्स है तो इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। These assumptions are actually obvious universal truth. He divided them into two types, axioms and postulates. वो क्या करेगा? अपनी चीज़ों को किस चीज़ में डिवाइड कर देगा? एक्सियोम्स। ये आगे बुक में दिया हुआ होगा एक्सियोम्स, कितने एक्सियोम्स दिए हैं उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। पोस्टुलेट्स, ये एक्सियम और पोस्टुलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? थ्योरम नहीं होते, है ना। थ्योरम ये होता है कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वाले में, है ना, एंगल साइड, ये थ्योरम है, ये पक्का है, ये 100% मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये इंडिया में एक्सेप्ट हो रहा है तो ये इजिप्ट में भी एक्सेप्ट होगा, अमेरिका में भी एक्सेप्ट होगा, यूरोप में भी एक्सेप्ट होगा, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया एक तरह से। पोस्टुलेट, एक्सियम्स, सॉरी द पेपर इज मूविंग एग्जैक्टली, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। फिर उसके बाद पोस्टुलेट क्या है? एजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। पोस्टुलेट कौन थे? कि जो स्पेसिफिक हैं किस चीज़ के लिए? ज्योमेट्री के लिए, है ना, मतलब उसी से रिलेटेड है, फील्ड स्पेसिफिक। कॉमन नोशंस ऑफन कॉल्ड एक्सियोम्स। एक्सियोम्स को कॉमन नोशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नोशंस। एग्जाम्स को हम कॉमन नोशंस कहेंगे। फिर उसके बाद क्या देखते हैं? वर्जन से यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। सब स्पेसिफिकली लिंक नहीं है ज्योमेट्री से, बट ये पोस्टुलेट्स हैं और ये नोशंस थे जो यूक्लिड्स ने अपने बुक्स में दिए। फिर उसके बाद क्या आता है? अब कुछ एक्सियोम जो हैं
यूक्लिड्स के, उसको हम देखते हैं। तो अब एक्सियम्स देखते हैं। जल्दी जल्दी इसको भी देखते हैं। बुक्स में देखिए आपके एक्सियम्स दे रखे हैं। सॉरी, समथिंग गॉट रॉन्ग हियर। चलिए, पहला एक्सियम क्या दिया रखा था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। कह रहा है कि अगर ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक ना, अब बी सी इक्वल टू बी डी है, ठीक ना, तो ए बी इक्वल टू बी डी होगा। तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, पहला पोस्टुलेट, ठीक ना। एक्सियम ये कह रहा है। फिर उसके बाद ये कह रहा है, हम देखते हैं और क्या दे रखा है। फिर दूसरा एक्सियम दे रखा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब देखते हैं दूसरा, कह रहा है इक्वल्स आर एडेड। मान लो एक्स है और एक और एक्स है, इक्वल्स आर इक्वल टू एड, है ना। इसी में फिर एक्स ऐड कर दिए, इसी में फिर एक्स ऐड कर दिए, तो आंसर क्या आएगा? जो ये 2x आएगा, तो ये दोनों तो इक्वल ही होगा। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। सिंपल सी चीज़ है। 10 रुपया हमारे पास है, ठीक है ना, 10 रुपया तुम्हारे पास भी है, और 10 रुपया फिर मिल गया, तो हो गया ना हिसाब, 20-20 रुपया दोनों लोग के पास हो गया। वही चीज़ ये कह रहा है। फिर तीसरे में इसने कहा कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ठीक ना। सपोज आयुष के पास 100 रुपये हैं, अंकुर के पास भी 100 रुपये हैं, ठीक ना। अब वो 50 रुपया मैं ले लेता हूँ, अब 50 रुपये तुम ले लेते हो, ठीक ना। आप लोग में से कोई भी ले लेता है, तो फिर क्या होगा? फिर अंकुर आयुष के पास फिर 50-50 रुपये। सिंपल चीज़ है। यानी कि इक्वल चीज़ों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x माइनस एक्स करेंगे, और फिर इसके पास भी वही 2x था, उसमें भी माइनस एक्स हो गया, तो भाई x ही तो आएगा। वही चीज़ ये कह रहा है तीसरे पोस्टुलेट में। फिर चौथे पोस्टुलेट में क्या कहा? यही सारी चीज़ें तो हम यूज़ करते हैं जब लाइंस को माइनस करेंगे, है ना। अभी आगे देखेंगे तो बताता हूँ मैं एक्सरसाइज में। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अरे मान लो एक लाइन, मेरे पास एक स्केल थी इतनी बड़ी, ठीक ना, और फिर इसके बाद आपके पास भी एक स्केल थी इतनी बड़ी, इसको दोनों को पास ले आए, दोनों को ऑनसाइड कर गए, तो दोनों बराबर ही होंगी। तो वही तो कह रहे हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है, पैरेलल की साइन मैंने ड्रॉ कर दी, बोथ आर इक्वल, आइडेंटिकल। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। एक लाइन है, उसका ये हिस्सा है 5वां, है ना, तो ये जो पूरा है, पूरी लाइन है, वो तो इस वाले हिस्से से बड़ी होगी या इस वाले हिस्से से भी बड़ी होगी, इसका जितना भी पार्ट कर दो उससे बड़ी होगी। अच्छा, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये इक्वलेट्स ने अपने एग्जाम्स में दे रखी। 6th एग्जाम्पल बता रहा है आपको, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब सपोज y है, डबल कर दिए 2y हो गया ना। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, दोनों इक्वल हों, डबल कर दिया जाएगा। इसको भी डबल कर दो, इसको भी, तुम्हारे पास y था तुमने भी डबल किया तो वो भी 2y हो गया। फिर बोला थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये मान लो 100 रुपये थे, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइन ले लो, ज्योमेट्री जब पढ़ रहे हैं तो रुपये मत लो, है ना, रुपये के चक्कर में पढ़ना बाबू भाई बड़ी ख़राब बात है, ठीक। ये ए बी हो गया लाइन, ठीक, इसका हाफ कर लेते हैं 1/2, है ना। तो ये मान लो कि ए भी एक्स हो गया, ए भी एक्स हो गया, ये पूरा टोटल 2x था, क्या था? टोटल 2x था। जब ये टोटल 2x था तो ये हाफ x हो गया, ये हाफ x हो गया, तो ये x तो बराबर ही हुए। तो यही तो कह रहा है 7th वाले पोस्टुलेट में, ठीक ना,
क्या है, एक्सियोम है, पोस्टुलेट मैं कह रहा हूँ। अब आते हैं, देखते हैं पोस्टुलेट्स को। अभी एक्सियोम देख रहे थे, फिर यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। बहुत सुंदर राइटिंग अगर नहीं होगी तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, वेरी गुड वेरी गुड। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, बुक में देखिए आप लोग, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट था, कहीं भी हो, उससे होती हुई हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहला पोस्टुलेट था यूक्लिड का। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है, मैं कल समझा रहा हूँ आपको उस पोस्टुलेट को। फिर दूसरा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब एक छोटी सी लाइन है, वो कह रहा है भाई इसको तो बढ़ाया जा सकता है इनडेफिनेटली कहीं तक, इस साइड से भी और इस साइड से भी। फिर तीसरा पोस्टुलेट यूक्लिड का है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। है ना भाई, रेडियस चाहे इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, तो ये सबसे तो हम सर्किल बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, फिर इससे भी बना सकते हैं, फिर इससे भी बना सकते हैं। थोड़ा गड़बड़ बना है ना, बुरा नहीं मानना है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। एक सेंटर है, उसमें रेडियस आप बढ़ाते गए, बना लिए, या फिर कॉमन से ही बना लिए होते हम लोग, कोई भी इशू नहीं। फिर चौथा पोस्टुलेट क्या कहता है, चौथा पोस्टुलेट कह रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल आप जानते हो किसको कहते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री। कह रहा है कि सारे राइट एंगल्स होते हैं। सही बात है, सारे 90 डिग्री हैं तो सब तो इक्वल ही होंगे, सब 90 डिग्री होते हैं। फिर पांचवा पोस्टुलेट इसने क्या कहा, पांचवें पोस्टुलेट को हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, क्या है, फिगर से मैं समझा रहा हूँ आपको, रिटन में बुक में है। एक फिगर हम बनाते हैं, ये 2 लाइन है ए बी, ठीक ना, सी डी, और ये ट्रांसवर्सल जो काटे हैं हम, ये हो गया पी और क्यू। इस पोस्टुलेट में वो देगा कि ये 1 है, ये 2 है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री, ठीक ना। जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो देन व्हेन वी विल प्रोड्यूस, है ना, ए बी एंड सी डी टुवार्ड्स द साइड वेयर 1 and 2, है ना, व्हेन वी ऐड 1 and 2 इज लेस देन 180 डिग्री, देन इट विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और मीट एट ए पॉइंट। एक डिफिनेट पॉइंट पे जाके मिलेगा, पर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये पोस्टुलेट में नहीं दे रखा है, पर इधर वाले को हम ड्रॉ करेंगे तो ये नहीं पॉइंट मीट करेगा, ये तो दूर जाएगा ना एक दूसरे से, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। और जब इन्हीं दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पैरेलली रन करते हैं ना, पैरेलल चलेंगे। फिर एक एक्सियोम भी है इसमें, एक एक्सियोम भी दे रखा था उसने, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। एक्सियोम 5.1, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। जहाँ भी कोई पोस्टुलेट नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, उसका शॉर्ट वीडियोस बना के हम आपको फिर से डाल देंगे समझने के लिए। और समझ में आता है तो बराबर चैनल को लाइक करते रहिए, विज़िट करिए वीडियोस के लिए, और कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना है, समझना है तो प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। फिर क्या हुआ, एक्सियोम 5.1, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम।
वही चीज़ है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज़ ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। और भी एक यूनिक लाइन है जो उससे पास करेगी, यही एक्सियम, ठीक है ना। हम लिखे नहीं, सबको आपको एक्सप्लेन किए हैं, लिखा हुआ तो है ही आपके पास, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर कहता है आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स ही यूज देम टू प्रूव अदर रिजल्ट्स। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके वो आगे के रिजल्ट्स को प्रूव करेगा। द यूजिंग these results he proved some more results and by applying deductive reasonings the statements that were proved were called propositions or theorem। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके जिन चीज़ों को वो प्रूव करेगा, है ना, प्रूव करके नई चीज़ें जो लाएगा उसको हम कहेंगे थ्योरम्स, है ना, थ्योरम्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, है ना, थ्योरम्स कहेंगे इसको, या प्रोपोजिशंस भी कह सकते हैं, क्या, प्रोपोजिशंस। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक थ्योरम दे रखा है, थ्योरम 5.1 THEO, थ्योरम 5.1 दे रखा है। 5.1 थ्योरम में क्या देखा है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन्स है ना, दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं, मान लो ये था और ये है, ये कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, है ना, एक पॉइंट से ज़्यादा, एक पॉइंट से ज़्यादा कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, कॉमन नहीं रहेगा, ठीक। क्वेश्चन 1 देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। पहला ट्रू फॉल्स ही है, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है, कि एक पॉइंट है इसमें से कह रहा है केवल एक लाइन पास हो सकती है, और ये मैं तो 2 3 4 5 जितना मन करे उतना पास करा दो एक सिंगल पॉइंट से, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। दूसरा क्या कह रहा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, ठीक है ना, इसमें से कह रहा है इनफाइनाइट लाइन पास हो जाएंगी, भाई मेरी तो एक ही पास हो रही है, तो फॉल्स, ठीक ना। फिर तीसरा इसने क्या कहा, तीसरा इसने कहा अ टर्मिनेटेड कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स, है ना। टर्मिनेटेड मतलब मान लो कि एक लाइन है, इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया, बस इतनी बड़ी है। अब इसको तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना चाहें उतना, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, इसे प्रोड्यूस कर दिए, तो ये तो हो जाएगा आपका तीसरा ट्रू। क्या हो जाएगा, तीसरा ट्रू। इसको घुमा देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू। फिर उसके बाद आता है चौथा, फोर्थ, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम कम है हमारे पास। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, सही है, ट्रू। फिर क्या है, फिफ्थ कह रहा है कि फिगर 5 पॉइंट, कोई फिगर दे रखा है इसने, इफ़ ए बी इक्वल टू पी क्यू, है ना। फिगर में क्या दिया है इसने, मैं एक्सरसाइज खोल रहा हूँ, आप भी खोल लीजिए। तो हाँ, फिगर बना रखा था इसने, एक लाइन बना रखी है ए बी, क्या बना रखी है, ए बी। फिर एक लाइन बना रखी है पी क्यू, ए बी पी क्यू, और एक लाइन है एक्स वाई, ठीक ना। तो इसमें क्या दे रखा है इसने, इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, सही बात है, ए बी इक्वल टू पी, अगर ये भी एक्स है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, तो भाई सब एक्स ही हैं, तो सब तो बराबर हो गए। वही पीछे जो एक पोस्टुलेट था ऐसा एक्सियम में पोस्टुलेट, उसी तरह है, ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू
एक्स वाई, तो ये हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। हमें ट्रू फॉल्स करके भागना नहीं, हमें समझ लेना है चीज़ें, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दे तो हम कंफ्यूज ना हो और सही आंसर दे सकें। तो ये हो जाएगा ट्रू। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है? गिव ए डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दे? चलो शुरू कर देते हैं फटाफट इसको। पहला है ना, फर्स्ट क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, इसको मैं लिखवा ही देता हूँ, आपको करा देता हूँ अच्छे से, है ना, क्योंकि समझने वाली चीज़ है पैरेलल लाइंस। तो पहले कह रहा है डिफाइन करने के लिए। चलो तो हम कर लेते हैं, साइन ही बना लेता हूँ मैं। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never intersects at any point when drawn or produced further। फिर पहला पार्ट हो गया, कह रहा है कि डिफाइन करना, तो डिफाइन कर दिया हमने पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच नेबर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट व्हेन ड्रॉन और प्रोड्यूस फर्दर। मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं मीट ना करें, ठीक ना, और कहीं इंटरसेक्ट ना करें। पहला डिफिनेशन। फिर कहता है, क्वेश्चन क्या पूछता है? आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड? इसमें है यस, सिंपल सी चीज़ है। इसमें क्या डिफाइन हम करेंगे? यस देयर आर, इसी तरह सारे में लिखना, जितने भी 5 दे रखे हैं इन्होंने। यस देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। और इसमें कौन सी चीज़ हमें लग रहा है कि हमें डिफाइन करनी चाहिए? तो इसमें 2 लाइन है, यानी कि लाइन का डिफिनेशन हमने नहीं दिया है, तो यहाँ हम लाइन की डिफिनेशन दे देंगे, ठीक ना। तो लाइन की डिफिनेशन में हम क्या दे देंगे? इन दिस केस वी हैव लाइन, है ना, विच कैन बी डिफाइंड। अ लाइन इज अ ब्रेडथ लेंथ बिटवीन अ 2 पॉइंट। अब ये हमने पीछे किया था ना, वो जो यूक्लिड वाले पोस्टुलेट में हमने किया था, तो उसमें किया था हमने, अ लाइन इज ब्रेडथलेस, मतलब यूनिडायमेंशनल है, 2 डायमेंशन नहीं है, जिसमें ब्रेडथ नहीं होगी। लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर सेकंड हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस, और परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करोगे आप, ठीक ना। फिर उसमें भी पूछेगा कि इसमें और भी कुछ डिफाइन किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, उसमें भी कुछ होगा ऐसे, तो उसको हम देखते हैं। इसको क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस आर डिफाइंड, लिख लेते हैं हम लोग, ठीक ना, आर डिफाइंड। अच्छी से अच्छी डिफिनेशन खोज के मैं आपके लिए लिखना चाहूँ, ताकि आपको इजी भी रहे समझने में और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से आपको याद हो सके चीज़ें। आर डिफाइंड एज 2 लाइन्स, है ना, 2 लाइन्स दैट मीट और इंटरसेक्ट,
दैट मीट करेगी कहीं या फिर इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट each other at right angles, each other at right angles. ये रहा फिगर इसका, है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक ना। फिर अब क्या चीज़ हम बोलेंगे, दूसरा पार्ट जो था क्वेश्चन का क्या कह रहा है, यस देयर आर अदर टर्म्स विच नीड टू बी डिफाइंड। मैं तो कहता हूँ यस देयर आर अदर टर्म्स, है ना, यस, वही जो चीज़ पहले पार्ट में लिखा था, यस देयर आर सम अदर टर्म्स विच नीड टू बी डिफाइंड, ये लिख लिया हम। चलिए फिर इसमें और क्या डिफाइन कर सकते हैं, वही चीज़ है जो पहले पिछले में डिफाइन किया हमने, लाइन। चलो, और फिर इसमें एक ये वाला पार्ट, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लाइन की डिफिनेशन क्या है, लाइन इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ बट नो विड्थ। वो विड्थलेस बोला हमने, थोड़ा सा और एक लैंग्वेज, चलो एक लैंग्वेज और लिख लो डिफिनेशन के लिए लाइन की। लाइन इज अ वन डायमेंशनल मीन्स केवल लेंथ है इसके पास, ब्रेड्थ नहीं। वन डायमेंशनल का मतलब फिगर विच हैज़ length but no width, length but no width, ठीक ना, सॉरी। अब राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure is 90 degree, whose measure is 90 डिग्री। मैं इसलिए डिटेल में लिख के करा रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी आराम से बना सको, ये नहीं कि समझे यहाँ फिर बात कहीं से और खोज के डिफिनेशंस लिख रहे हो, है ना। मेकिंग द थिंग्स ईजियर फॉर यू। फिर तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट समझ ही गए आप, एक लाइन का एक भाग है, टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट, ठीक ना। फिगर ये हो गया, ये लाइन है तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक ना। ये सी डी ए बी, है ना, सब लाइन सेगमेंट। ये भी एक लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट। फिर अ लाइन सेगमेंट इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच डिस्क्राइब्स अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। लाइन सेगमेंट क्या है, वही चीज़ लाइन वाला डिफिनेशन है। चलो लिख ही लेते हैं, इज लाइन सेगमेंट इज अ वन डायमेंशनल figure which describes a path, between 2 points, a path between टू पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन हो गया। अब फिर इसमें बताओगे ना, ये हो गया। फिर एक चीज़ और भी लिख सकते हो, जैसे लिख लो, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट इन पॉइंट्स, है ना। फिर से लिखो, ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट इन पॉइंट्स and contains every point on the line that is between its end points. इसको स्लो करके लिख लेना, इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, दूसरा डिफिनेशन था जो मेंशन कर रखा था मैंने। यस देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, इसमें भी
अब इसमें जिक्र आया पॉइंट का, जो पॉइंट मैंने पीछे पढ़ रखा था। इसमें मैंने दूसरे पार्ट के लिए कहा यस, है ना। इसमें भी क्या कुछ और चीज़ें डिफाइन की जा सकती है। जैसे यूक्लिड की चीज़ें आई तो यूक्लिड एक ही चीज़ में सारी चीज़ों को नहीं बता पाया था, है ना। उसके जो पोस्टुलेट्स थे कुछ अधूरे से थे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इसमें क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ और भी है जो चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करनी चाहिए इसको, अगर किसी को तुम बता रहे हो तो हाँ पॉइंट इसमें उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर थर्ड वाले में था ना पॉइंट, पॉइंट इज ए डॉट ऑन ए प्लेन। क्या है पॉइंट, क्या है, डॉट ऑन अ प्लेन, ठीक ना, डॉट ऑन ए प्लेन और पीस ऑफ पेपर। फिर अ पॉइंट डज नॉट हैव एनी एंड डज नॉट हैव एनी लेंथ। पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है, कोई ब्रेड्थ नहीं होता है और कोई हाइट नहीं होती है, हाइट नहीं होती। फिर हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में किस चीज़ को अब कह रहा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। इसको डिफाइन कर दीजिए, चलिए फिर लिख लीजिए इसका भी डिफिनेशन आप। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या है, इज द, अपने से भी आप बना के लिख सकते हो, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the circle to any point on its circumference. Its circumference, ठीक ना। मतलब ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। रेडियस क्या है, ये डिस्टेंस है, कहाँ से, सेंटर से लेके ये सर्कमफ्रेंस तक, ठीक ना। तो अब कहेगा कि क्या डिफाइन करोगे इसमें नया, तो इसमें नया चीज़ है भाई, जिसको नहीं पता है किसी बच्चे को तो किसको क्या बताओगे, वो पूछेगा ना कि सर्कमफ्रेंस क्या है, वो पूछेगा। रेडियस का तो मान लीजिए अभी हम दे दिए डिफिनेशन, फिर पूछेगा सेंटर किसको ले सकते हैं, क्या है ये, है ना, क्यों है। तो फिर हाँ इसको डिफाइन करेंगे। आगे का स्टेटमेंट आप जानते हो क्या लिखना है, उसको लिख लेना। फिर उसके बाद हम अगर हमें डिफ़ाइन करना होगा तो इसमें सेंटर को डिफ़ाइन करेंगे। जब हम सर्कमफेरेंस को डिफ़ाइन करेंगे तो कहेगा सर्कमफेरेंस क्या है, एक तरह से पेरीमीटर है। तो एक नया कॉन्सेप्ट वो भी आ जाएगा, आप इसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं तब, है ना। इसमें भी कुछ आया तो उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक ना। चीज़ें, ये सर्कमफेरेंस है, ये रेडियाई है, ये सेंटर है, ठीक है ना। तो हमें अगर कुछ डिफाइन करना होगा तो मैं कहूँगा कि सेंटर को डिफाइन करो। तो सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ ए सर्किल इज द मिड पॉइंट। क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट है, वेयर all the radii intersect, all the radii intersect। सही बात है, ये रेडियस है तो ये भी यहीं इंटरसेक्ट, ये भी यहीं इंटरसेक्ट, ये भी इंटरसेक्ट, ये भी इंटरसेक्ट। और दूसरी चीज़ इसे कह सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं, रेडियस को हम कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर, ठीक है ना। मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर को कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। दो डेफिनेशन मिल गई, एक छोटी एक बड़ी।
ठीक ना। तो फिर अब और क्या डिफाइन कर सकते हो, सरकमफ्रेंस को डिफाइन कर सकते हो। सरकमफ्रेंस को अगर डिफाइन करना तो क्या कहोगे, इट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, इट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक ना। और क्या कह सकते हो, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, है ना, जो बाउंड्री है उसकी जो लिख लेते हैं इसको भी, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक। सरकमफ्रेंस, अब इसी में से पेरीमीटर को डिफाइन करना, इसको ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 πr। फिर अब इसी में से पेरीमीटर को डिफाइन करना, मान लो चलो कोई पूछ दिया कि पेरीमीटर क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ में डिफाइन करने के लिए। अब अपने से भी कुछ तुम्हें लिखना है ढूंढ के, तो इसमें लिख दो, डिफाइन कर डालो। मेजर्स द टोटल लेंथ अराउंड, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या मेज़र करता है, मेज़र करता है, मेजर्स द टोटल लेंथ, है ना, टोटल लेंथ किस चीज़ की, जो बाउंड्री बनती है हर जगह की, सबकी टोटल लेंथ तुम ले तो पेरीमीटर हो गया। मेजर्स द टोटल लेंथ, सॉरी टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शिप, अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शिप, ऑफ अ शिप। फिर पांचवा, ठीक है, तो ये यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था इसका, जो हम लास्ट पे पहुंच गए हैं इस एक्सरसाइज का, वो सारे इतने बड़े नहीं रहेंगे, ठीक ना। तो अ स्क्वायर इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रेगुलर क्या होता है ना, बताना चाहो बहुत कुछ बता सकते हैं इसमें, पर हम इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप जितना डिफाइन करने का मन करेगा आप करिएगा। स्क्वायर इज़ अ रेगुलर, रेगुलर क्या है, क्वाड रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है। विच मीन्स दैट, क्या मीन करता है, विच मीन्स दैट it has 4 equal sides and 4 equal angles, it has 4 equal sides and 4 equal angles, ठीक ना, 4 इक्वल साइड है और 4 इक्वल एंगल्स है। फिर इसको और डिफाइन करना चाहिए, और भी बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक स्क्वायर इज अ 2 डायमेंशनल क्लोज शेप विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, कह सकते हैं ना, ये पैरेलल होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक ना, ये साइड है, ये वर्टेक्स है, ठीक ना, सबको वर्टिसेस कहते हैं, ठीक ना। अब इसमें डिफाइन करना हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसमें भी हम लिखेंगे यस देयर आर मच मोर टू बी डिफाइंड, यस। दूसरा वाला पार्ट फिर स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, फिर उसमें डिफाइन क्या करना है। चलो मैं करता हूँ, एक दो चीज़ें मैं डिफाइन कर देता हूँ, बाकी करना चाहिए आप तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई इशू नहीं है उसमें। वर्टेक्स क्या होता है, इज़ अ पॉइंट, is a point where 2 or more curves or lines or edges meet, है ना, where 2 or more lines
कर्व्स और एजेस मीट। राइट एंगल आप डिफाइन ही किए थे, एंगल को आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, है ना। एंगल इज फाउंड बाय टू रेज और लाइंस दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट, ठीक ना। एंगल क्या है, एंगल दो लाइन एक कॉमन एंड पॉइंट पे मिलती हैं तो वो एंगल बनाती हैं, इसको आप डिफाइन कर लेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर टू पॉस्टुलेट्स गिवन बिलो, दो पॉस्टुलेट्स दिए हैं, यानी कि थ्योरम नहीं है, ये सत्य वचन नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता है, पर देखते हैं हम क्या कह दिया है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सो विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, है ना। कह रहा है, देखते हैं हम क्वेश्चन 3, लिखते हैं हम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है ना, पहला क्या कहता है, पहला कह रहा है कि गिवन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट बी है, और मान लो एक लाइन ए बी, तो इस पे एक ही पॉइंट सी थोड़ी ना होगा, इस पे पॉइंट मैं कहूँगा डी भी होगा, आयुष ने कहा ई होगा, ठीक ना, साक्षी ने कहा कि एफ होगा, ठीक ना, और अभिषेक ने कहा कि जी होगा, कुछ भी हो सकता है, वाई सी, वाई ओनली सी, है ना। कहा गिवन इनटू देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन एंड बी, है ना। हाँ एग्जिस्ट करता है सी, बट और भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर सेकंड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे नहीं है तो 3 ही पॉइंट क्यों होंगे, चौथा क्यों नहीं हो सकता, पांचवा क्यों नहीं हो सकता, सातवां क्यों, आठवां नहीं है। ए बी सी है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, ये चीज़ें हम समझाने के लिए तुम्हें बता रहे हैं, ठीक ना। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब देखते हैं आगे। डू दीज पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या ये पॉस्टुलेट्स के पास अनडिफाइंड टर्म्स हैं। हाँ, देयर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, हम लिखेंगे देयर आर सेवरल, बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं, अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक ना। फिर दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ, फिर क्या अगला, आर दिस पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, हाँ ठीक ना, दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट, है ना, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशंस, बिकॉज दे ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे, एक क्वेश्चन और होगा इसमें, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्विलेट्स पॉस्टुलेट्स, दीज, क्या ये हम जो पॉस्टुलेट्स पीछे देखे थे क्या उसको ये फॉलो कर रहा है, देखते हैं। नहीं, दीज तो हम लिख लेंगे दीज पॉस्टुलेट्स do not follow equates postulates, बस कंप्लीट हो गया आंसर, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इक्वलेट्स postulates हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन,
अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है देखते हैं। लिखा है इफ एनी पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी एंड सी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। हमें प्रूव करना है, एक अच्छा क्वेश्चन हमें मिल गया प्रूव करने वाला। क्वेश्चन 4 कह रहा है एक लाइन है, कौन सी लाइन है, ए बी, ए बी एक लाइन है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, ए बी के बीच में एक पॉइंट है सी लाई करता है, और दे क्या रखा है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी दे रखा है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें, प्रूव ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू बी सी दे रखा है ना, तो चलिए तो हम करते हैं ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। हम कर सकते हैं क्योंकि हमें तो पता है ना ए सी इक्वल टू बी सी, इसलिए हमने बी सी की जगह यहाँ पे ए सी रख दिया। ए सी इक्वल टू यानी दोनों बराबर है, ठीक है, तो 2ac हो गया, ac प्लस ac क्या हो गया, 2ac। हम इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ac प्लस bc इक्वल टू ab, है ना। सो ac इक्वल टू, जब 2 इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा 2 पार्ट में इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 ab। तो आ गया ना, प्रूफ जो करना था ac इक्वल टू 1/2 ab, प्रूफ्ड। हेंस प्रूफ्ड। फिर क्वेश्चन 5, फिर हम करते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, है ना। फोर्थ क्वेश्चन से कैरी ऑन कर रहा है ये। प्रूव दैट एवरी सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि जो सेक्शन होता है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी है, मिड पॉइंट सी है, ठीक। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, इसको हमें प्रूव करना है। चलो फिर वही लाइन ले लेते हैं, ए बी, है ना। फिर मिड पॉइंट इसका ले लेते हैं, लेंथ सेम है, ठीक ना, इसका नाम लिख लेते हैं डी। नाम बदलने से तो इसकी पहचान बदल नहीं जाएगी, तो चीज़ें वही आएंगी फिर से घूम फिर के। जैसे अब हम पहले वाले में देखे, पहले वाले में दिया था ना, क्या दिया हुआ था हमें, पहले वाले में दिया था ए सी इक्वल टू सी बी, और ये यहाँ पे भी ये वही होगा, ए डी सी बी या बी सी लिख लो, ठीक ना, कुछ भी लिख लो। फिर ए डी इक्वल टू बी डी, इसको बी सी कर लेते हैं जैसे पीछे किए थे। फिर ए डी इक्वल टू बी डी, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक ना। तो मतलब कि प्रूव करना है कि ये दोनों कोई सी और डी अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक ना। बहुत सारे मिड पॉइंट नहीं होता है, एक ही मिड पॉइंट होता है, उसको तुम सी डी कुछ भी बोल दोगे, इसका मतलब थोड़ी ना कई मिड पॉइंट हो गए, है ना, एक ही मिड पॉइंट है। यही चीज़ हमको प्रूव करना था, तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। 5th वाला क्वेश्चन, तो पहले में जब हम किए थे ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और इस वाले फिगर के लिए हम यहीं पे ऐसे कर लेते हैं कि ए डी प्लस ए डी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, सॉरी, ठीक। तो ये 2AD इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू 1/2 ए बी। ये 4th वाले में हम देखे ही थे, 2AC इक्वल टू ए बी
AC इक्वल टू 1/2 AB, ठीक ना। दोनों केसेस में क्या है ना, AC क्या है, आधा है AB के, AD क्या है, आधा है AB। तो जैसे AC इक्वल टू 1/2 AB, तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, यानी कि दोनों तो मिड पॉइंट हैं। तो हम यही लिख सकते हैं AC इक्वल टू AD इक्वल टू 1/2 AB, है ना। यानी कि जो C है और D है तो एक ही पॉइंट तो है ये दोनों, बस। फिर क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या क्या में दे रखा है इसने, एक लाइन दे रखी है इसने। ये था A, ये था B, सॉरी ये है D, और एक दे रखा है BC। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन। फिर क्या है, ये लाइन दे रखी है, हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, है ना। AB इक्वल टू CD को प्रूव करना है। इस चैप्टर को एक सिंगल क्लास में मैं ख़त्म करना चाह रहा था, ताकि आपका टाइम बचे। ये नहीं कि एक दिन एक क्लास, एक दिन 2 क्लास, एक दिन 3 क्लास, ये सिंगल शॉट में हम लोग ख़त्म करेंगे इसको। AB इक्वल टू CD को प्रूव करना है, और दिया क्या हुआ है, AC इक्वल टू BD, है ना। AC इक्वल टू BD गिवन, ठीक। सिंपल सी चीज़ है, हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। सिंपल, एकदम सिंपल सा चीज़ है, घबराना नहीं है, 2 मिनट में काम तमाम। तो दिया है हमारे पास AC इक्वल टू BD। फिर इसमें से BC को माइनस कर देते दोनों साइड। भैया BC नहीं लिखना है आपको, आप लोग भी ध्यान देते रहिए। तो AC माइनस BC इक्वल टू BD माइनस BC, ये दोनों बराबर है ना। तो दोनों को बराबर चीज़ तो माइनस हो रही है, तो बराबर चीज़ जब माइनस करेंगे हम, तो फिर ये आ जाएगा। तो ये BC जब गया AC में से, तो बच गया AB। क्या बच गया हमारे पास, AB। और इस जब BD में से BC चला गया, तो हमारे पास बच गया CD इक्वल टू CD। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। वाई इज, क्वेश्चन 7 कह रहा है वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर क्या कह रहा है, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, फिफ्थ एक्सियम के बारे में है। तो एक्सियम 5 हमने पीछे नोट्स में लिखा ही था, और वो एक्सियम 5 क्या है उसको देखिए आप, ठीक ना। तो इसका यही था, फिर हुआ तो हम देख लेते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए इसका। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक ना। तो एक्सियम 5 क्या दे रखा था, एक्सियम 5 हमें दे रखा, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर 2 पॉइंट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो उसमें से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। ये तो हर जगह के लिए ट्रू है, इन्होंने सही ही कहा था जो ये एक्सियम है ना, एक्सियम 5। तो इसलिए इसके लिए हम लिख सकते हैं सिंस दिस, एक्सियम के लिए लिख रहे हैं हम, दिस इज ट्रू फॉर एनी थिंग in any part, anything in any part of the world, this is a universal truth, this is a universal truth।
एक्सरसाइज 5.2, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पहला 2 ही क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन 1 है। और क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हाउ वुड यू री राइट इक्विलेट्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, है ना। ये आप ही को करना है, आप कर सकते हो। हम आपके लिए चीज़ें बस रिवीजन करा देते हैं कि ये था, और एक ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन थी, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, और इसको जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएगा, है ना, मिलेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक ना। तो ये ए बी था, ये पी क्यू है, और ये सी डी, ठीक ना। जब हम ए बी और सी डी को प्रोड्यूस करते हैं, ये फिफ्थ पोस्टुलेट्स पे ही दोनों क्वेश्चन है, ठीक ना, रहेंगे कि एक्सरसाइज के। ये 5वां पोस्टुलेट है, और जो रिटन फॉर्म है वो आप देख लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो अगर मुझे लिखना रहेगा तो मैं इसके लिए आंसर लिखूँगा, व्हेन एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1, ये एंगल 2, व्हेन एंगल 1 प्लस एंगल 2 is less than 180 degree, is less than 180 degree, AB and CD when, जब इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, when produced on this side will, this side will मतलब इस साइड, जब इस साइड प्रोड्यूस किए जाएंगे जिधर, है ना, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम है। अगर इधर कर लेंगे तो वो 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। प्रोड्यूस्ड ऑन दिस साइड विल इंटरसेक्ट और मीट, इंटरसेक्ट और मीट at any particular point, at any particular point। आप इससे भी शॉर्ट लिख सकते हैं, तो आप इससे भी शॉर्ट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से सबसे शॉर्ट है ये आंसर क्वेश्चन 1 के लिए। ये आपको अपनी ही लैंग्वेज में करना था, आप कर सकते हैं ऐसे। फिर क्वेश्चन 2 कह रहा है, डज इक्विलेट्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन है क्या, इसमें कहीं पैरेलल लाइन दिख रही है। जब 1 + 2 180 डिग्री होगा, ये 3 + 4 180 डिग्री होगा, तो यानी कि तब कहीं नहीं मीट करेंगे, तब जाके पैरेलल लाइंस फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके लिए हम सही तुरंत कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इक्विलेट्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, नो। अब कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए, तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं, लिखवा देते हैं इसको भी। नो द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट doesn't imply the existence of पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल की साइन है, पैरेलल लाइंस हमने साइन लगा दी, पैरेलल लाइंस, बिकॉज when the lines on the side, because when the lines on the side, उस साइड on which the sum of angles is less than 2 right angles, is less than 2 right angles, is less than root right angles if produced
indefinitely. इसको जब आगे बढ़ाया जाएगा लाइंस को, meet on the same side, meet on the तो क्या कहता है, फिर से देखते हैं, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। भाई इसमें तो कहीं फिगर में ये फिगर पैरेलल लाइंस की तरफ अंदेशा नहीं करती जो पांचवें पोस्टुलेट के लिए मैं फिगर बनाया है, ठीक ना, एक्सप्लेनेशन है इसका। फिर उसके बाद नो द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट डजंट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन बिकॉज व्हेन द लाइंस ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, है ना, लेस देन टू राइट एंगल्स इफ प्रोड्यूस इंडिफरेंटली मीट ऑन द सेम साइड। इसको जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे जाके मीट की जा रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like and subscribe my channel. Thanks for watching.